ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन के बारे में। 2018 की रेगुलेशन है। क्या बोलते हैं, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बेसिक मतलब तो पता ही होगा, जबकि कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स को खरीदती है वापस से, कंपनी ही शेयर होल्डर से वापस से खरीद रही है, तो दैट मीन्स बायबैक बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। छोटा मतलब ज़्यादा कंटेंट नहीं है और काफ़ी सारा रेपिटेटिव है, तो वो सब अपन जाने देंगे, देख लेंगे, मतलब देखेंगे ज़रूर, पर ऐसे एकदम प्रॉपर उसके ऊपर वो नहीं करना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो लगभग ये अपन 45 मिनट्स में इस रेगुलेशन को ख़त्म कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक CIS वाला और देख के ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर अपन जनवरी में दूसरे जितने भी चैप्टर्स बचे होंगे, 3 चैप्टर बचे हैं, वो फिर जनवरी में उसकी वीडियो अपलोड में कर दूंगा। ठीक है, तो चैप्टर आपके 16 मेरे नोट्स में 16 चैप्टर है। आप अपने एक बार नोट्स में मॉड्यूल में देख लेना अपने हिसाब से, जो भी आपके पास रेफरेंस के लिए पढ़ने के लिए चीज़ हो वहाँ पे आप समझ लेना। सेबी देख रहे हैं, सेबी की बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018 की। ठीक है, तो क्या वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपन, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड समझेंगे, रीड ओनली है अगेन। ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्टार मार्क कर सकते हो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया हुआ है, प्रोविजंस फॉर बायबैक दिए हुए हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, इंपॉर्टेंट है। फिर सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018 कैसे एप्लीकेबल होती है और क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, अपन क्या बोलते हैं, स्टार मार्क के उसमें कंडीशन में, कैटेगरी में उसको रख सकते हैं। फिर है कंडीशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर सोर्सेज। फिर है मेथड ऑफ बायबैक, या अमेंडेड है और नॉट इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है चलेगा, अपन जाने देंगे, उसको पढ़ेंगे जरूर, पर ऐसे नहीं कि प्रॉपर उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सोर्स ऑफ बायबैक दिया हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑथराइजेशन ऑफ बायबैक कौन कर सकता है, क्या है, वो सब पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, एडिशनल डिस्क्लोजर, ये सब रीड ओनली है। बायबैक की प्रोसेस दी हुई है इन शॉर्ट में, तो वो एक बार देख लेंगे। बायबैक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स थ्रू टेंडर ऑफर। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेंडर ऑफर की बात अभी अपन ने पिछली वीडियो में भी करी थी। क्या बोलते हैं, तो उन लोगों से बायबैक कैसे हो सकता है उसकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी स्टार मार्क्ड आंसर है। फिर एक एडिशनल डिस्क्लोजर कैंसिल कर देना। फिर पब्लिक अनाउंसमेंट एंड फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, अमेंडेड है और रीड ओनली वाली कैटेगरी है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ऑफर प्रोसीजर दिया हुआ है कुछ, तो वो भी एक बार सिर्फ ऊपर से देख लेंगे, कुछ इतना खास है नहीं। फिर एस्क्रो अकाउंट के बारे में ऑलरेडी अपन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और अपन जानते ही हैं किस पर्पस के लिए होता है, और प्रॉपरली डिटेल में अपन ने वहाँ पे समझा था। इससे पहले वाली जो कौन सी वीडियो थी अपना, इनसाइडर ट्रेड नहीं, प्रोहिबिशन ऑफ, हाँ प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग में अपन ने नहीं थी, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं, कौन सा था यार, हाँ वही था, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग में अपन ने देखी थी। नहीं, डी लिस्टिंग वाले में देखी थी, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग अलग था। डी लिस्टिंग वाले देखी थी, डी लिस्टिंग वाले रेगुलेशन में देखी थी, जो अपन ने बात करा था वहाँ पे सारा कुछ कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, कितनी अपने परसेंटेज में डालनी होती है, वो सारी चीज़ें वही सब वापस अगेन दिया हुआ है, तो इसलिए उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे। फिर क्लोजर्स एंड पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर्स, तो रीड ओनली है ये सब। एक्सटिंग्विशिंग ऑफ सर्टिफिकेट एंड अदर क्लोजर कॉम्प्लायंसेस, ये सब अमेंडेड है। ठीक है, तो ये भी एक बार ऊपर से देख लेंगे क्या बोल रहे हैं। फिर बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बायबैक ऑफ शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, तो ये एक बार ऊपर से पढ़ लेंगे। कुछ चीज़ें इसमें कैंसिल है इंटरनली और कुछ चीज़ें सिर्फ रीड ओनली वाली है, तो देख लेंगे एक बार क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग, तो ये क्या होता है, अगेन ये भी रीड ओनली वाला ही आंसर है, पर एक बार पढ़ना जरूर है। तो हेड पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो हेड पॉइंट्स के साथ एक बार रिलेट करने की कोशिश करेंगे कैसे क्या बोल रहे हैं। कहीं अगर लगेगा कि इंटरनल जाने की जरूरत है, मतलब थियरी पढ़ने की जरूरत है, तो थियरी के साथ एक बार खत्म कर देंगे। फिर ऑब्लिगेशंस दिए हुए हैं फॉर ऑल बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो द कंपनी प्लस मर्चेंट बैंकर इज इक्वल टू जनरल ऑब्लिगेशन फॉर ऑल द बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ये इसका मूल आधार है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ ओल्ड सिलेबस के, कुछ 3-4 हैं, तो वो उसके साथ अपन इसको पैकअप कर देंगे। ठीक है, आपने देखा कंटेंट तो काफ़ी सारा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जाने देने वाली हैं, तो लगभग 1 घंटे की मैक्सिमम वीडियो रहेगी मोस्टली, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज इज अ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी विच इन्वॉल्व्स रीपर्चेज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी बाय अ कंपनी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कौन कर रहा है, बायबैक कर रही है कंपनी। Repurchase. Company generally buy back shares in ordinary order to recognize its capital structure, return cash to shareholders and enhance overall shareholders value. ठीक है, इससे क्या होती है, शेयर की वैल्यू बढ़ती है और क्या बोलते हैं, कंपनी का भी कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज होता है।
Buyback leads to reduction in outstanding number of equity shares, which may lead to improvement in earning per equity shares and enhance return or net worth of and create long term वैल्यू फॉर कंटिन्यूइंग शेयर होल्डर्स. ठीक है, इससे क्या होता है कि आप अगर शेयर्स ले लेते हो और वो वाले शेयर्स ले रहे हो जिसका मतलब देखो पैसा उठाया, पर कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना पैसा अपन ने उठा तो लिया है पर इतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो कंपनी फिर बायबैक लाती है कि अपना शेयर्स वापस से दे देंगी उनको, मतलब शेयर्स उनसे ले लेंगी और पैसे दे देंगी कि भैया देखो इतने पैसे का हमारे पास काम नहीं है और आप इसके ये पैसे ले लो और इन फ्यूचर आपको जब वापस से आना हो तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. देखते हैं बैकग्राउंड क्या है. The objective of notifying the SEBI buyback of securities regulation 2018 was to simplify the language of buyback regulation 1998, removing redundant provisions and inconsistencies, updating and references of the new Company Act 2013, other new SEBI regulations and incorporation the circular. सब नई नई आ रही थी तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी कुछ नया लेकर आते हैं. Thereafter, SEBI revised its notification dated 11 September 2018. Notified the changes proposed by it in the discussion paper through the SEBI buyback of securities regulation 2018. ऑब्जेक्टिव्स के साथ एक बार खत्म करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या बोल रहे हैं बायबैक के अपना, वैसे तो हम चैप्टर के लास्ट में देखें तो ज़्यादा सही रहता है ये सब, पर ठीक है अभी लाइन में आ रहा है तो देखते जाते हैं. बायबैक ऑफ प्रोसेस. बायबैक इज अ प्रोसेस वेयर अ कंपनी परचेजेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फ्रॉम द होल्डर्स देयर ऑफ. ठीक है, द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बायबैक. क्या क्या? To improve earnings per share. To improve earning per share. ठीक है, एक शेयर पे अर्निंग बढ़ जाएगी, वो लोगों ने बायबैक ले लिया तो अब कीमत तो उतनी रहेगी, पर क्या बोलते हैं शेयर की नंबर ऑफ वो कम हो गई पर कीमत उतनी है, तो फिर उससे क्या बोलते हैं पर शेयर वैल्यू जो है शेयर की वो बढ़ जाती है. टू इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल रिटर्न और ऑन नेटवर्थ एंड टू इनहेंस द लोकल लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू. To enhance consolidation to make it in the company. ठीक है, कंसोलिडेशन जो स्टेक होता है ना वो भी इससे बढ़ जाता है. ठीक है, कंपनी का जो स्टेक है वो बढ़ेगा. आगे बोल रहे हैं प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स, टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्लगिश मार्केट. स्लगिश मतलब थोड़ा सा गिरने वाला मार्केट. To support price during the period of sluggish market condition, to service the equity more efficient, to provide an additional exit route to shareholders when shares are undervalued or are thinly traded. मतलब कम ट्रेड हो रहे हैं या फिर अंडरवैल्यूड है तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं एग्जिट रूट और वो सारी चीज़ें अच्छे से हों और प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर्स. इससे अगर बराबर नहीं चल रही है, ट्रेड वगैरह बराबर नहीं हो रही है, तो एक एडिशनल एग्जिट रूट के तौर पे भी ये काम करता है कि आपने बायबैक कर दिया तो फिर कंपनी मतलब जिस व्यक्ति को बेचने होंगे अपने शेयर तो वो बायबैक में बेच सकता है. और बायबैक में पैसा भी अच्छा खासा मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा वो लोग एकदम कम वैल्यू पे देते हैं, थोड़ी सी जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही देते हैं. आगे देखते हैं. द स्ट्रेटेजिकली इंक्रीज promoter shareholding subject to compliance with SEBI SAST regulation 2011. ठीक है जी, इतना ही था. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख लेते हैं फॉर बायबैक क्या है. तो डेफिनेशंस ही वगैरह बताई हुई हैं कि ये हमारे डेफिनेशंस है और ये सब लाया गया है. डेफिनेशंस है कंडीशन ऑफ बायबैक, बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर, बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट, जनरल ऑब्लिगेशंस, मिसलेनियस. फिर कंपनी एक्ट क्या बोल रहा है इसमें. Power of companies to purchase its own securities, transfer of certain sum of capital redemption reserve account, prohibition of buyback in certain circumstances. ठीक है, आपको पता होगा कि बायबैक जो होता है अपने क्या बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ सर्टन सम टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, उसमें भी डाला जाता है इसका पैसा, CRR अकाउंट बोलते हैं ना. बस इतना ही सभी है. अब आगे देखते हैं प्रोविजंस फॉर बायबैक अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. प्रोविजंस क्या बोल रहे हैं. Buyback of securities and governed by Section 68, 69, 70 of the Companies Act 2013 and Rule 17 of the Companies Rule 2014. Listed company have to comply with the regulation laid down by SEBI also in this behalf. Pursuant to Section 68 subsection 1 of the Companies Act 2013, a company may purchase its own shares of or अदर. आपको पता होगा कंपनीज एक्ट में इसका बायबैक का शेयर वो है सेक्शन 68.
ठीक है। तो अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हियर एंड आफ्टर रिफर्ड बाय टू एज बायबैक आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से पैसे दे सकती है उसका, और द प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ इशू, जिन भी शेयर से पैसा आया होगा वहाँ से उसका पैसा क्लियर कर सकते हैं। मतलब देखो, फ्री रिजर्व से यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, और प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आप यूज़ कर सकते हो। हाउएवर नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज शैल बी मेड However, no buyback of any kind of shares or other specified securities shall be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specified securities. क्या बोल रहे हैं, देखो, बायबैक उसका नहीं हो सकता ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स। उन शेयर्स का नहीं कर सकते आप जो आपने अभी इशू किए हैं। देखो, हाउएवर नो बायबैक of any kind of shares or other specified security shall be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind of shares or some same kind of other specified security। जो आपने अभी इशू किए हैं, proceeds of an earlier issue of the same kind of shares, अब उसी को आप बायबैक कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। आप क्यों कर रहे हो, मतलब इशू क्यों किए थे अगर बायबैक ही करने थे तो। कंडीशंस ऑफ द बायबैक pursuant to section 68 subsection 2 of the Companies Act 2013 क्या बोल रहा है, सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर बायबैक मस्ट बी फुल्ली पेड अप, ठीक है। सिक्योरिटीज ऑफर्ड मतलब आप जो बायबैक कर रहे हो वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, तभी तो आप उसको पूरा पैसा दोगे। द बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, एओए में लिखा हुआ होना चाहिए कि आप बायबैक कर सकते हो। देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 year बिटवीन 2 बायबैक्स ऑफर बाय द कंपनी, ठीक है। 2 साल का 1 साल का गैप होना चाहिए 2 बायबैक के बीच में। बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन बाय but if the buyback amounts to 10% or less of the total paid up equity capital and free reserves of the company, then the board resolution is enough, ठीक है जी, and the company is not required to pass the special resolution। अगर देखो बायबैक कर सकती है कंपनी अगर उसकी जो अमाउंट है वो पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व की मिला के 10% से भी कम है, तो फिर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। 10% के ऊपर है तो स्पेशल रिजोल्यूशन करनी पड़ती है, और इसकी शायद कुछ मैक्सिमम कैप है 25% का, कि आप मैक्सिमम 25% तक ही बायबैक कर सकते हो। वो देखेंगे आगे क्या बोल रहे हैं, मेरे को अभी ध्यान आई तो मैंने इसीलिए बता दिया, ठीक है। एक बार ये वाला पॉइंट वापस पढ़ रहा हूँ। बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन, बट इफ द बायबैक्स amount to 10% or less of the total paid up equity capital and free reserves of the company, then the board resolution is enough and the company is not required to pass any special resolution, ठीक है। हाँ देखो, company can buy back up to 25% of the aggregate of the paid up equity capital and preference, मतलब ठीक है मिला के ही है। Company can buy back up to 25% of the aggregate of paid up capital including equity and preference and free reserves of the company. However, in the case of the buyback of equity shares, the limit of 25% of the paid up equity capital, paid up capital can be considered as 25% of the paid up equity capital. The aforesaid limit to be applied to the number of shares to be bought back. एक बार ये वाला पॉइंट देखो, सबसे पहले इतना समझ में आ गया ना, 10% तक है तो फिर अपना उसकी बोर्ड रिजोल्यूशन से हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो स्पेशल रिजोल्यूशन, मैक्सिमम ले सकता है 25%। अब क्या बोला था इसके अगले वाले पॉइंट में, हाउएवर में देख लेते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, अगर आपके जो बायबैक हो रहे हैं वो इक्विटी शेयर्स के तौर पे हो रहे हैं, इसमें तो क्या है 25% सब कुछ मिला के है, फ्री रिजर्व भी है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस का पेड अप कैपिटल मिला के है। अगर इन केस अ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो फिर लिमिट है वो 25% तक ही है। द लिमिट ऑफ 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल शैल बी कंसिडर्ड एज 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, ठीक है। फिर जो वो पेड अप कैपिटल है उसको पेड अप इक्विटी कैपिटल मान लेंगे 25%, अगर आपका बायबैक हो रहा है सिर्फ इक्विटी शेयर्स का। द अफोरसेड लिमिट इज टू बी अप्लाइड इन द नंबर ऑफ द शेयर्स टू बी ब्रॉड बैक, ठीक है। वही अपना क्या बोलते हैं, बेसिक इतना ही समझो कि मैक्सिमम 25% तक ले सकता है। अगर पेड अप कैपिटल है तो पेड अप कैपिटल का भी 25%, और पेड अप इक्विटी कैपिटल है, अगर इक्विटी शेयर्स वाला केस है तो पेड अप इक्विटी कैपिटल का भी 25% ही होगा। और अपना वो क्या है, देखो लास्ट में क्या बोला था,
कि नंबर ऑफ द शेयर्स टू बी ब्रॉट बैक के हिसाब से देखा जाएगा। हाँ, आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट ओन्ड बाय द कंपनीज आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व। ठीक है, क्या बोला है देखो, जो रेशियो होगा ना, डेट इक्विटी रेशियो की यहाँ पे बात कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट इक्विटी रेशियो बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक इज मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड इट फ्री रिजर्व। The ratio of the aggregate of the secured and unsecured debt owned by the company after buyback is not more than twice। ठीक है, जो कंपनी ने बायबैक कर दिया तो उसका जो डेट इक्विटी रेशियो होगा ना, वो दो गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का मिला के। ठीक है, नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व। However, the central government may, by order, notify a higher ratio of the debt to capital and free reserves for a class or classes of a company। ठीक है, वो कुछ कंपनी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी रेशियो डिसाइड कर सकती है। The buyback of the shares or other specified securities listed on any recognized stock exchange is in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board in this behalf। वही है, सिंपल ही है कि अपना रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को आपको सारी चीज़ें बतानी है और क्या बोलते हैं, रेगुलेशन वगैरह का इसमें पालन करना है। अ कंपनी शेल कंप्लीट बायबैक विद अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन और बोर्ड रिजोल्यूशन एज द केस में भी। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन से या फिर बोर्ड रिजोल्यूशन से 1 साल के अंदर अंदर आपको ये बायबैक अगर आपने किया ही है, तो पास वगैरह कर दिया, बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास हो गई, स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास हो गई, तो क्या बोलते हैं, आपको 1 साल के अंदर बायबैक करके ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018 की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी। सेबी बायबैक और ये जो रेगुलेशन है 2018 की शेल अप्लाई टू द बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बस इतना ही बोला है इसमें, और कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। अब तो एक बार डेफिनेशन के साथ इसको खत्म करते हैं, स्टार मार्क कर लो, बाकी कुछ इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एसोसिएट क्या होता है, पढ़ेंगे सारे टर्म्स आगे, पर एसोसिएट की एक बार जनरल डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या बोल रही है। It includes a person who directly or indirectly by himself or in combination with relatives exercise control over the company। ठीक है, तो उसको associate बोला जाएगा। Whose employees, officer or director is also a director, officer or employee of a company, तो उसको भी associate ही कहा जाएगा। Whose employee, officer or director is also a director, officer or company of employee of company। It includes a person whose employee, officer or company director is also a director, officer or employee of company। ठीक है, अगर आपके वो एम्प्लॉय हैं, ऑफिसर हैं या फिर डायरेक्टर हैं, जो कि ऑल्सो वो डायरेक्टर, एम्प्लॉय और ऑफिसर कंपनी के अंदर भी हैं, तो वो भी एसोसिएट ही माने जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से उन लोगों का भी एक पार्ट हुआ कंपनी में और इनसाइडर टाइप के हुए वो, और एसोसिएट हुए मतलब रिलेटेड हुए, तो इसलिए उसको भी एसोसिएट के डेफिनेशन में रखा गया है। बायबैक पीरियड क्या होता है देखते हैं। बायबैक पीरियड क्या होता है, द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन, द डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशंस और डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, बायबैक पीरियड इतने टाइम के बीच में हो जाना चाहिए। देखो, द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन और डेट ऑफ डिक्लेरेशन of results of the postal ballot for special resolution as the case may be to authorize buyback of shares of the company and the date on which the payment or of consideration to shareholders who have accepted the buyback offer is made। वापस से इसको पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले थी the period between the date of board of directors resolution और the date of declaration ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द पोस्टल बैलेट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। जब उसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी, जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन आपने किया उसकी जब डिक्लेरेशन होगी वो डेट, और दूसरी बोर्ड रिजोल्यूशन की, अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिजोल्यूशन जब आपने बोर्ड रिजोल्यूशन करी होगी वो डेट। ठीक है, तो वो उसके बीच में आपका हो ही जाना चाहिए। एज द केस में भी द ऑथराइज बायबैक ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी एंड द डेट ऑफ विच द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स हु हैव एक्सेप्टेड द बायबैक ऑफर इज मेड। तो इतने मतलब आपको जल्द से जल्दी करना है, और उसके अपन ने देखी थी ऊपर लिमिट कि 1 साल के अंदर आपको करना ही है। ठीक है, तो यही इसमें भी बोला हुआ है।
डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स हु हैव एक्सेप्टेड द बायबैक ऑफर इज मेड। 1 साल के अंदर आपको पेमेंट वगैरह करके खत्म करना है सब, ठीक है। कंट्रोल की बात कर रहे हैं, अ सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन टेक ओवर कोड 2011, तो ये वहां पे जाके पढ़ेंगे। स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हु होल्ड शेयर्स or other specified securities whose market value on the basis of closing price of shares or other specified securities on the recognized stock exchange in which highest trading volume in respect of such securities as on record date is not more than 2 lakh। ठीक है, अभी जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, जो रिटेलर कैटेगरी होती है ना, तो उनकी 2 लाख की लिमिट होती है कि आप अगर 2 लाख के ऊपर की ट्रेड कर रहे हो तो आप स्मॉल शेयर होल्डर नहीं कहलाए जाते, और अगर आप 2 लाख तक की ट्रेडिंग हो रही है आपकी तो आप उसको स्मॉल शेयर होल्डर या फिर रिटेल कैटेगरी वाले शेयर होल्डर्स बोल सकते हो। आप और मेरे जैसे जो अभी स्मॉल शेयर होल्डर वाली कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। एक बार वापस पढ़ के इसको फिर आगे बढ़ते हैं। अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हु होल्ड शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हुज मार्केट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन विच हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सिक्योरिटी एज ऑन रिकॉर्ड डेट इज नॉट मोर देन 2 लाख। ठीक है, अब देखते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बार बार नाम आ रहा था, तो फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या होती है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन और अदर सिक्योरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। वही है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की और जो भी अदर सिक्योरिटीज वगैरह हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी, दैट इज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। और जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाले शेयर्स होते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। टेंडर ऑफर का मतलब देखो, an offer of the company, an offer by the company to buy back its own shares or other specified securities through a letter of offer from the holders of the shares or other specified securities of the company। एक तरीके से इसका मतलब ये होता है कि ऑफर दे रही है कंपनी आपको कि आपको अगर होल्ड करना है तो होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बेचना है तो कंपनी बायबैक कर रही है, आपको अगर बेचना है तो फिर बायबैक कर दो, मतलब बेच दो और हम आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू ये होता है। ठीक है जी, बस ये इतना ही था। अब देखते हैं कंडीशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। कंडीशंस क्या क्या है, कि क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है, तो एक बार कंडीशंस भी देख के खत्म करते हैं। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एनी बायबैक शैल बी 25% और लेस। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट अपन ने देख ली 25% या फिर उससे कम होनी चाहिए, ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। द रेशियो भी देखा अपन ने, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मिला के ट्वाइस नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट बी मोर देन ट्वाइस। बायबैक शेल कंपनी आफ्टर, ठीक है वापस से पढ़ रहा हूँ इसको। द रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक शैल नॉट बी मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ऑल द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर बायबैक शैल बी फुल्ली पेड अप। ठीक है, फिर नॉट मेक एनी ऑफर बायबैक विद इन अ पीरियड ऑफ, ठीक है, कंपनी शैल नॉट मेक एनी ऑफर ऑफ बायबैक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर रिनॉक्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द बायबैक। 1 साल के अंदर आपको, मतलब देखो 2 बायबैक के अंदर 1 साल का गैप होना चाहिए, बस इतनी बात बोली हुई है। अ कंपनी शैल नॉट बाय बैक इट्स शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अगर सो एज टू डीलिस्ट इट्स शेयर्स, मतलब डीलिस्ट करने के लिए आप बायबैक नहीं कर सकते। वहां पे भी अपन ने ये चीज़ देखी थी, डीलिस्ट करना है तो फिर डीलिस्ट वाले प्रोविजंस अलग हैं और बायबैक करना है तो उसके रेगुलेशंस अलग हैं। ठीक है, तो आपको अगर डीलिस्ट करना है तो फिर वहां जाओ, यहाँ आप नहीं कर सकते, बायबैक नहीं कर सकते डीलिस्ट के फॉर्म में। और द अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू नेगोशिएटेड डील्स, इसको पता नहीं कैसे लिख रखी है इतनी आगे पीछे। ठीक है, फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू नेगोशिएटेड डील्स वेदर ऑन और ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस और थ्रू स्पॉट ट्रांजैक्शन और थ्रू एनी प्राइवेट अरेंजमेंट, इसके थ्रू भी आप बायबैक नहीं कर सकते। देखो क्या बोला हुआ है, अ कंपनी शैल नॉट बायबैक इट शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू नेगोशिएटेड डील, कि हम इतने में ले रहे हैं, थोड़ी बहुत जो नेगोशिएशन होती है ना, उस तरीके से आप कर रहे हो तो फिर बायबैक नहीं हो सकता। बायबैक अगर हो रहा है तो फिर उस प्राइस पे क्या बोलते हैं, सबके वही चलते रहेंगे, नेगोशिएट नहीं कर सकते, वहाँ पे नेगोशिएटेड डील नहीं होगी वो। वेदर ऑन और ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू स्पॉट ट्रांजैक्शन और थ्रू एनी प्राइवेट अरेंजमेंट। ठीक है, जहाँ स्पॉट ट्रांजैक्शन हो सकती है ना प्राइवेट अरेंजमेंट हो सकती है बायबैक के लिए। अ कंपनी शैल नॉट अलाउ बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर्स कैपिटल इज अफेक्टेड। ठीक है, अ कंपनी शैल नॉट अलाउ बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स अनलेस द कॉन्सिक्यूटेड रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर्स कैपिटल इज अफेक्टेड।
ठीक है, बायबैक अगर देखो बायबैक हुआ है तो फिर कैपिटल में भी तो आपकी बढ़ोतरी होनी चाहिए ना। तो देखो क्या बोला हुआ है, अ कंपनी शैल नॉट अलाउ बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर्स कैपिटल इज अफेक्टेड। बायबैक तब तक नहीं मानेंगे ऐसा ना, कि द कंपनी शैल नॉट अलाउ बायबैक टू इट्स शेयर्स अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर्स कैपिटल इज अफेक्टेड। हाँ, का शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा, पैसे कम होंगे। देखते हैं क्या बोल रहे हैं, एक इलस्ट्रेशन दी हुई है उससे समझते हैं क्या बोल रहे हैं। इलस्ट्रेशन देखो क्या बोल रही है, एक्सट्रैक्ट अ बैलेंस शीट ऑफ द एक्स लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल दिए हुए हैं 6 लाख रुपए के, एक शेयर है 10 रुपए का, तो फिर डिवाइड बाय कर देंगे तो अपना क्या बोलते, ठीक है देखते हैं। बैलेंस शीट में देखो इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख रुपए का, 10 रुपए ईच प्राइस है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए हुए हैं 1 लाख के और 100 रुपए प्राइस ईच है। और 14% डिवेंचर कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख के और 100 रुपए एक ईच प्राइस है। व्हाट इज द मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। ठीक है, तो मतलब आप देखो 6 लाख का है तो 6 लाख रुपीज में दिए हुए ना। हाँ, तो 6 लाख के आप 6 लाख का 25% कर लो, उतना आप बायबैक कर सकते हो। ठीक है, तो 6 लाख का 25% हो गया 1.5 लाख। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए तक का आप बायबैक कर सकते हो। अब 1.5 लाख डिवाइड बाय 10 कर दो तो मतलब आप अपने 15,000 शेयर्स ले सकते हो, बायबैक में 15,000 शेयर ले सकते हो। फिर देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। हाँ, तो वही 15,000 शेयर हो गए, तो वही अपन ने देख लिया। और जो ये इस लाइन में था तो यही बोल रहे हैं कि आपका पहली जो लाइन नहीं देखी अपन ने, कंपनी शैल नॉट बाय बैक ऑफ इट्स शेयर्स अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन, मतलब उससे रिडक्शन होगा, शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड। ठीक है, इस मतलब थोड़ा सा समझेंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। और अगर देखो 15%, ठीक है देखो अगर 25% तक की आपके लिमिट के ऊपर जा रहे हो ना, 10% के ऊपर देखा ना अपन ने कि अगर 10% के नीचे है तो आपने कोई वो नहीं करना, स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लेनी। पर यहाँ पे जैसे 25% लिया ना, तो 25% के लिए यहाँ पे जो अपन ने इलस्ट्रेशन देखी तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी पोस्टल बैलेट के थ्रू, और बोर्ड रिजोल्यूशन से यहाँ पे काम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। मेथड्स दिए हुए हैं किसके लिए, बायबैक के लिए। अभी अमेंडेड है तो देख लेते क्या बोल रहे हैं। कंपनी में बायबैक इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ले सकती है और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होल्डर, और ऑन अ प्रपोर्शनेट बेसिस थ्रू द टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर अपन ने देख लिया क्या होता है। फ्रॉम द ओपन मार्केट थ्रू, बुक बिल्डिंग प्रोसेस और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो लोग बायबैक ले सकते हैं। ठीक है, 3 प्रोसेस हो गई टोटल। एक तो हो गया टेंडर ऑफर के थ्रू कर सकते हो जो और काम आम सा है, स्टॉक एक्सचेंज भी अपन को पता ही है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी अपन समझते हैं कि क्या होता है, और अभी आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मोस्टली आपको पता ही होगा। अगर नहीं है पता तो फिर इन फ्यूचर अपन वीडियो बना लेंगे, नहीं तो अभी के लिए आपको अगर जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो व्हाट इज़ बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझा देंगे। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, नहीं पता है तो एक बार जान लो, बाकी तो बढ़िया ही है। मेथड ऑफ बायबैक इसके द्वारा कर सकते हो, टेंडर ऑफर, ओपन मार्केट में आप जाके बुक बिल्डिंग प्रोसेस करके और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज शैल बी लेस देन, ठीक है एक बार पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये पर एक बार पढ़ लेता हूँ। द मेथड ऑफ द बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू ओल्ड ऑड लॉट होल्डर्स हैज नॉट बीन डिलीटेड। ओल्ड लॉट में मल्टीपल से ऊपर वाले शेयर्स कंपनी खरीद लेती है। ठीक है, मतलब 5 के मल्टीपल में ना ऑड लॉट होल्डर हैज नाउ बीन डिलीटेड। ठीक है, तो उसको हटा दिया है तो उसका तो अभी कोई मतलब ही नहीं है ना,
द बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज शैल बी लेस देन 5%. Buyback from the open market through the stock exchange shall not be allowed with effect from 1st April. ठीक है, अभी के लिए देखो इतना समझो कि जो पहली लिमिट थी 31 मार्च 2023 के लिए ओपन मार्केट के मतलब देखो द बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज शैल बी लेस देन 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी टिल 31 मार्च 2023. तो अब ये चला गया. फिर आई 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी टिल मार्च 31 2024. ये भी चला गया. अब आई है 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी टिल मार्च 31 2025. और ये भी बोल दिया कि 1 अप्रैल 2025 से ये जो हमने लगाया 5% और ये सब वो भी लागू नहीं करेंगे, मतलब उसको भी हटा दिया जाएगा. तो सिंपल ही है और इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये तो आप मैंने सिर्फ पढ़ दिया था तो पढ़ लिया, आगे बढ़ सकते हैं. सोर्सेज ऑफ बायबैक क्या क्या हो सकता है. देखो, अ कंपनी में बायबैक शेयर्स ऑफ अदर securities out of its free reserve, security premium account or the proceeds of the issue of any shares or other specified securities. नोट में देखो कुछ दिया हुआ है, बायबैक shall not be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specified security. जो same kind आपने इशू किए हैं उसी का आप बायबैक नहीं कर सकते. प्रोहिबिशन फॉर बायबैक दिया हुआ है कुछ. द कंपनी shall not directly or indirectly purchase its own shares or other specified securities. The company shall not directly or indirectly purchase its own shares or other specified securities. कब? Through any subsidiary company including its own subsidiary company. ठीक है, अगर किसी मतलब देखो कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स या फिर इनडायरेक्टली भी परचेज नहीं कर सकती. कब? थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी. ठीक है, ये लोगों के द्वारा, ये लोग, एक और पॉइंट है तीसरा, पर मैं पहले 2 का बता दे रहा हूँ कि ये सब्सिडरी कंपनी जिसमें उसकी सब्सिडरी कंपनी खुद की भी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी मिलके कंपनी नहीं ले सकती बायबैक. द कंपनी शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और एनी सब्सिडरी कंपनी. बस इतनी लिमिट ध्यान रखना. और द कंपनी शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स own shares or other specified securities if a default is made by the company in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Company Act, interest payment thereon, redemption of debenture or preference shares, payment of dividend to any shareholder, repayment of any term loan or interest payable thereon to any financial institution or banking company. अगर ये सब आपके बाकी है ना और डिफॉल्ट में हो आप एक तरीके से, तो आपको नहीं करने दिया जाएगा बायबैक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. द बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ द डिफॉल्ट इज रेमेडिएड एंड अ पीरियड ऑफ 3 years हैज लैप्स्ड आफ्टर द सच डिफॉल्ट केस थ्रू सबसेट. मतलब आपने अगर 3 साल के अंदर आपने कुछ डिफॉल्ट किया तो 3 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते. सिर्फ इतना बोला हुआ है. ठीक है, 3 साल हो गए हैं तो फिर बायबैक करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर बात कर रहे हैं ऑथराइजेशन फॉर. ये जो ऊपर वाला पढ़ा ना प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक, ये इंपॉर्टेंट था. अभी आ गया अपना ऑथराइजेशन फॉर बायबैक. हाँ, तो ऑथराइजेशन फॉर बायबैक की अपन बात कर रहे हैं. द कंपनी शैल नॉट ऑथराइज फॉर एनी बायबैक वेदर बाय वे ऑफ टेंडर ऑफर और फ्रॉम ओपन मार्केट और ऑड लॉट अनलेस ऑथराइजेशन फॉर बायबैक इज इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी होनी चाहिए. In the case of no authorization in the article, a special resolution is required to be passed at the general meeting of the company for such authorization. अब पहले स्पेशल रेजोल्यूशन करो, AOA में साइन करो, मतलब AOA में लिखो कि हाँ भैया हम बायबैक कर सकते हैं, उसके बाद फिर सारा प्रोसीजर फॉलो करो बायबैक के लिए. Where the buyback is 10% or less than of the total paid up equity capital and free reserves of the company, then board resolution is required to be passed in the meeting of the board of director. ठीक है, अगर 10% से कम की अमाउंट है तो अपन ने देखा ही, तो BOD से भी अप्रूवल से उनके चलेगा. अब देखो नोट में क्या बोल रहे हैं. इन द केस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, अ कंपनी ऑफ द रिजोल्यूशन पास्ड एट द जनरल मीटिंग शैल बी फाइल्ड विद सेबी एंड द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द शेयर्स ऑफ द शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन. क्या बात है. देखो, शेयर स्पेशल रिजोल्यूशन आपने करी. In a case of special resolution, a copy of the resolution passed at the general meeting shall be filed with the SEBI and the stock exchange,
where the shares or other specified security of the company are listed within 7 days from the date of passing of the resolution. 7 दिन के अंदर अंदर आपने स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को बतानी है स्पेशल रिजोल्यूशन हमने कर दी है, पास हो गई है और सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी 7 दिन के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन के बाद. In the case of board resolution, a copy of the board resolution passed in the meeting by the general board of director shall file with SEBI and stock exchange where the shares or other specified security of the company are listed within 2 working days of the date of the passing of the resolution. मतलब देखो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन किया तो 7 दिन का टाइम है और बीओडी वाला अप्रूवल है, बोर्ड रिजोल्यूशन अप्रूवल है, तो फिर 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको सेबी को और इसको बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को. अब यहाँ पे देखो 2 वर्किंग डेज है और ऊपर 7 दिन है, तो 7 दिन यानी कि सारे ही दिन काउंट किए जाएंगे और 2 वर्किंग डेज यानी कि जो वर्किंग डेज होते हैं जैसे ये आजकल नहीं होते सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी और वैसा वैसा, तो उसको काउंट नहीं करते हैं, वर्किंग डेज देखे जाएंगे यहाँ पे. एवरी बायबैक शेल, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेना, स्पेशल रिजोल्यूशन में 7 दिन, बोर्ड रिजोल्यूशन में 2 वर्किंग डेज. एवरी बायबैक शेल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन और बोर्ड रिजोल्यूशन बाय द कंपनी एज द केस में भी. ठीक है, 1 साल के अंदर आपको वो करना खत्म करना पड़ेगा, बायबैक करके खत्म करना है जब भी आपको बोर्ड रिजोल्यूशन मिला या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन मिला. द कंपनी शेल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ बायबैक पीरियड फाइल विद द आरओसी एंड सेबी a return containing such particular relating to the buyback within 30 days for such expiry in the format as specified by the company share capital and debenture rule 2014. आपको कंपनी को एक्सपायरी जब भी बायबैक का खत्म हो जाएगा ना, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड सेबी रिटर्न कंटेनिंग सच पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द बायबैक विद इन 30 दिन के अंदर आपको उस सच की एक्सपायरी होगी ना, बायबैक पीरियड की एक्सपायरी होगी. ठीक है, अब वहाँ से लेके 30 दिन के अंदर आपको आरओसी और सेबी को बताना है कि अब हमारे पास इतना रिटर्न कंटेनिंग सच पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द बायबैक कितना आया, इतने मतलब इतने शेयर्स हम लोगों ने ले लिए हैं, इतने पैसे हमने दे दिए हैं, एक तरीके से आपको डिस्क्लोज करना है. आरओसी को बताना तो पड़ेगा ना कि भैया हमारे अब कितने शेयर्स मार्केट में हैं और कितने हमारे पास है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं. द नोटिस ऑफ द मीटिंग at which the special resolution is proposed to be passed shall be accompanied by the explanatory statement. ठीक है, वहाँ पे explanatory statement में सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सारी तरीके से मतलब डिस्क्लोज करनी है चीज़ें, फुल डिस्क्लोजर देना है आपने. द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच द स्पेशल रेजोल्यूशन इज प्रपोज टू बी पास्ड बाय द अकम्पेन्ड बाय द explanatory statement containing mandatory disclosure as specified under a full and complete disclosure of all material facts, the necessity for the buyback, the class of shares of or securities intended to be purchased under the buyback, the amount to be invested under the buyback. ठीक है, मतलब आपने जो अमाउंट ली होगी, the amount to be invested under the buyback, अपने पैसे दिए होंगे, the amount to be invested under the buyback. ठीक है, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, the amount to be invested under the buyback. ठीक है, कितनी अमाउंट आप मतलब कितनी अमाउंट का बायबैक कर रहे हो और क्या बोलते ये जो पैसा है आपका कहाँ से आ रहा है वो सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है, द टाइम जो आप दोगे ना इसको शेयर होल्डर्स को, तो वो पैसा कहाँ से आया वो सब बताना पड़ेगा. द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, कितने टाइम के अंदर आप कर दोगे, और वही सब है. मिनिमम मैक्सिमम तो अपन ने देखा ही, ये 1 साल के अंदर अंदर आपने करना ही है, और अगर 6 महीने में कर रहे हो तो चलेगा, अच्छी बात है, पर वो सब भी स्पेसिफाई तो करना ही पड़ेगा. फिर एडिशनल डिस्क्लोजर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, यही है मतलब डेट ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग, नेसेसिटी ऑफ द बायबैक, मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड अंडर द बायबैक, मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, मेथड टू बी अडॉप्टेड, और एग्रीगेट शेयर होल्डिंग, एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस, इंटेंशन ऑफ द प्रमोटर पर्सन ऑफ द कंट्रोल, फिर कंफर्मेशन दैट आर द नो डिफॉल्ट. तो ये सारी चीज़ें एक बार सिर्फ ऊपर से पहली लाइन देख लेना, उसके बाद बना के भी लिखोगे तो चलेगा, रीड ओनली है, और मेरी तरफ से इसको जाने दोगे तो भी चलेगा. पढ़ तो लेना ही ऊपर से, जितना मैंने पढ़ा वैसे ही पढ़ लेना. बायबैक प्रोसेस क्या है, देखो बायबैक प्रोसेस क्या है. सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट ऑफ अ मर्चेंट बैंकर करना पड़ेगा या फिर रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट करना है. फिर फाइलिंग द रेजोल्यूशन विद सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, जो आपने देखा था 7 दिन के अंदर और 2 दिन के अंदर अपन ने देखी थी बात. फिर है तीसरा पॉइंट, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा टू बी रिलीज इन द न्यूज़पेपर एंड साइमल्टेनियसली फाइलिंग विद सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है, न्यूज़पेपर में बताना है, सेबी और उसको भी वो रिपोर्ट जो भी आपने पास करी है वो उसको भी बतानी है. फाइल द रिटर्न विद नहीं, हाँ फिर ये
अभी ऊपर नीचे दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफर प्राइस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बायबैक ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ द स्टॉक सिक्योरिटी होल्डर। नहीं, उल्टा ही है यहाँ पे ना, गलत दिया हुआ है, नंबरिंग गलत दी हुई है। अगर आपके पास भी वही वो चार्ट होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं वापस से। सबसे पहले तो आपने अपॉइंटमेंट करना है मर्चेंट बैंकर का, फिर अपना रिजोल्यूशन के 7 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर वो अपन ने देखा सेबी को स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, और पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है न्यूज़पेपर में, और साइमल्टेनियसली सेबी और उसको भी बताना है स्टॉक एक्सचेंज को। फिर फाइल दी रिटर्न विद आरओसी एंड सेबी, फिर मर्चेंट बैंकर टू फाइल फाइनल रिपोर्ट विद सेबी, फिर इशू ऑफ पब्लिक एडवर्टीजमेंट इन नेशनल डेली और कंप्लीशन ऑफ बायबैक प्रोसेस, जिसमें आप पूरा तरीके से फाइनल डिस्क्लोजर दे दोगे कि हाँ भैया हो गया हमारा। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफर प्राइस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बायबैक ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर, आप पेमेंट कर दिए। फिर उसके बाद फाइनली एक्सटिंग्विशमेंट हो जाएगी आपके सिक्योरिटीज एंड इंटीमेशन टू स्टॉक होल्डर आपको बताना पड़ेगा। नहीं, ये लोगों ने ना बराबर ही बोला है, अपने उल्टा देखा। नंबरिंग सही है, बस ना इन लोगों ने थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट हो रहा है मर्चेंट बैंकर का, फिर फाइलिंग ऑफ द रिजोल्यूशन विद द अपना सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट, फिर फिर ये है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफर प्राइस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस की किस प्राइस पे आप लोगे, और फिर एक्सेप्टेंस होगा पेमेंट का और सिक्योरिटी होल्डर का, और फाइनली उनके शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे तो एक्सटिंग्विशिंग ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एंड इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको ये फाइल करना है रिटर्न आरओसी को और सेबी को, उसके बाद मर्चेंट बैंकर टू फाइल फाइनल रिपोर्ट विद सेबी, वो फिर मर्चेंट बैंकर देखेगा, और उसके बाद इशू ऑफ पब्लिक एडवर्टीजमेंट इन नेशनल डेली ऑन कंप्लीशन ऑफ बायबैक प्रोसेस की कंप्लीट हो गया अब हमारा। ठीक है, तो बस एक बार ये पढ़ लेना, इतना कुछ खास नहीं है। आगे देख लेते हैं। बायबैक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज होल्डर थ्रू टेंडर ऑफर। ठीक है, अब उनके थ्रू बायबैक आप कर रहे हो तो वो कैसे होगा? बायबैक किसके थ्रू हो रहा है? देखो, बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटीज होल्डर थ्रू टेंडर ऑफर, जो अपन ने देखा था। कंपनी में बायबैक इट्स शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो लोग ले सकते हैं अपना जो भी रहे। It may be noted that 15% of the number of the securities which the company proposed to be buyback or number of the securities entitled as per the shareholding, whichever is higher, shall be reserved for the small shareholder। ठीक है जी, मतलब इसमें 15% उन लोगों को बेचना है जो स्मॉल शेयर होल्डर है, उनके लिए मतलब रिजर्व रखना है। विच एवर इज हायर बोला है ना, उसको एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इट मे बी नोटेड दैट 15% ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच द कंपनी प्रपोज टू बायबैक और नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज एंटाइटल्ड एज पर द शेयर होल्डिंग। ठीक है जी, 15% जितना कंपनी बोल रही है पूरे टोटल का 15%, या फिर जितना शेयर होल्डिंग क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज एंटाइटल्ड एज पर देयर शेयर होल्डिंग विच एवर इज हायर, मतलब जितना भी उन लोगों को करना चाहें 15% तक वो लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर अगर उन लोगों के पास 15% से ज़्यादा है और उनको बायबैक में पार्ट लेना है तो फिर विच एवर इज हायर ही देखा जाएगा, जितनी भी उनके पास शेयर होल्डिंग है और उनको अगर बेचनी है तो वो लोग बेच सकते हैं। हाँ, shall be reserved for the small shareholders. Example, ABC Limited proposes to buy back 10% of the equity shares. Total number of equity shares in the company is 10,000 equity shares at the rate of 10 each. मतलब अपने कितने हो गए? ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर है और 10 रुपये का एक है और 10% बायबैक लाई गई है, यानी कि 1,000 शेयर कंपनी वापस ले रही है। आउट ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स 750 इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर के देखी जाएगी कि हाँ भैया ये लोग ले सकते हैं। देखते हैं, इसमें आपको समझाता हूँ कैसे। देखो क्या बोला है, 750 शेयर्स किसके पास है? 1,000 में से 750 शेयर उसके पास है, स्मॉल शेयर होल्डर्स के पास। कैलकुलेट द अमाउंट रिजर्व्ड फॉर स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है कि स्मॉल शेयर होल्डर के पास मतलब वो लोगों के पास कौन सी अमाउंट रिजर्व्ड है। ठीक है, तो टोटल बायबैक हो रहा है 1,000 शेयर का, और 1,000 का देखेंगे पहले तो 15%, तो यानी कि 150 शेयर या फिर 750 का 10%। ठीक है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंटाइटल्ड एज पर द शेयर होल्डिंग। बायबैक हो रहा है 10% ना,
तो फिर उसमें से भी देखा जाएगा ना कि प्रोपोर्शनेटली है, तो फिर 10% उन लोगों के में से भी बायबैक कर लें, विच एवर इज क्या था, हायर था ना, हाँ विच एवर इज हायर था। हाँ तो देखो सबसे पहले तो देख रहे हैं 15% किसका, जितने भी शेयर्स आप ले रहे हो, अपन ने जो ऊपर पढ़ा 15% ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच कंपनी प्रपोजेस टू द बायबैक, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1000 हो रहे हैं, 1000 का 15% कितना होता है, 150 शेयर्स, ठीक है। तो वो रिजर्व हो जाएंगे। दूसरा कैटेगरी था नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंटाइटल्ड एज पर देयर शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पे कितनी बायबैक हो रही है, 10% हो रही है, और टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय शेयर होल्डर कितनी है, 750, तो 750 का 10% देखा जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया वो 75। अब विच एवर हायर करेंगे तो 150 इक्विटी शेयर्स आर रिजर्व फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर स्मॉल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेलर कह सकते हो। फ्रॉम स्मॉल इन्वेस्टर्स 150 शेयर्स बायबैक हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है वैसे तो, पर इतना रिजर्व रहेगा कि इतना तो मिनिमम क्या बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स को बेचने के लिए आएगा ही आएगा कि हाँ भैया 150 शेयर्स तो आप आराम से बेच ही सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद अपना एडिशनल डिस्क्लोजर है वो कैंसिल कर दो। फिर पब्लिक अनाउंसमेंट एंड फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, तो पब्लिक अनाउंसमेंट आपको करनी पड़ेगी विद इन 2 वर्किंग डेज, मीटिंग वीटिंग हो जाने के बाद, और वही है बस। फिर द कंपनी शेल विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट फाइल द बोर्ड ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है। लेटर ऑफ ऑफर भी आपने विद इन 2 वर्किंग डेज देना पड़ेगा पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद, ठीक है। तो ये भी रीड ओनली में ही रखना, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन इसके ऊपर। आगे बात करते हैं ऑफर प्रोसीजर की। ऑफर प्रोसीजर क्या होता है, ये भी अमेंडेड ही है। कंपनी मेकिंग अ बायबैक ऑफर शैल अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट, ठीक है। किस रिकॉर्ड डेट पे करना है वो आपको बताना पड़ेगा। अ टेंडर फ्रॉम शैल बी डिस्पैच्ड टू द सिक्योरिटीज होल्डर हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द बायबैक ऑफर, ठीक है। मतलब आपको सारे नाम बताने पड़ेंगे कौन से सिक्योरिटी होल्डर एलिजिबल हैं टू पार्टिसिपेट इन द बायबैक ऑफर। टेंडर ऑफर में आपको ये बताना, लेटर ऑफ ऑफर में अलॉन्ग विद द टेंडर फ्रॉम शैल बी डिस्पैच टू द सिक्योरिटीज आपको बताना पड़ेगा। टेंडर फॉर्म के साथ लेटर ऑफ ऑफर भरा, उसके साथ टेंडर फॉर्म जाएगा जहाँ पे ये शेयर होल्डर्स को डिस्पैच किया जाएगा कि हाँ भैया एलिजिबल हो आप बायबैक के लिए, और उसको एकदम लेटर ऑफ ऑफर दिया जाएगा। 2 दिन के अंदर करना है ये, फिर ठीक है, विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट, ठीक है। फिजिकल फॉर्म वगैरह आप दे सकते हो। नॉट रिसीव द टेंडर ऑफर इवन इफ एन एलिजिबल public shareholder does not receive the tender offer from he may participate in the buyback offer and tender shares in the may manner as provided by the, ठीक है। अगर बाई चांस कंपनी भूल जाती है या फिर नहीं दे पाती है किसी कारण, और उसके पास नहीं पहुंच पाता है वो लेटर ऑफ ऑफर, तो भी वो बायबैक में पार्ट ले सकता है, ऐसा बोल दिया। एन अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर मे ऑल्सो टेंडर हिज शेयर्स फॉर बायबैक। अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर नहीं होते हैं, आप और मेरी कैटेगरी वाले लोग, तो फिर अपना वो लोग बायबैक में भी पार्ट ले सकते हैं। अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर मे ऑल्सो टेंडर हिज शेयर्स फॉर बायबैक बाय सबमिटिंग द ड्यूली एग्जीक्यूटेड ट्रांसफर डीड फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन हिज नेम, कि ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया ये शेयर्स मेरे ही नाम पे है। फिर द डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ऑफर shall be not later than 4 working days. The date of opening of the offer shall not be later than 4 working days from the date of the dispatch of the letter of, ठीक है। मतलब लेटर ऑफ ऑफर दे दिया ना, तो उसके 4 दिन के अंदर आपको ओपनिंग करनी पड़ेगी, और 5 दिन के लिए आपको मिनिमम खोल के रखना पड़ेगा। 5 दिन के लिए, 5 वर्किंग डेज के लिए वो ओपन रहेगा बायबैक का पीरियड, कि इतने 5 दिन के अंदर आप लोग बायबैक कर सकते हो। बायबैक के लिए मतलब वो कर सकते, पार्ट ले सकते हो उसमें। The company shall accept shares or other specified security from the security holder on the basis of their entitlement as on record date. The company shall accept shares or other specified security from the security holder on the basis of entitlement as on record date, ठीक है। रिकॉर्ड डेट के हिसाब से देखा जाएगा कि हाँ भैया इस रिकॉर्ड डेट पे इतने इन लोगों ने क्या बोलते शेयर्स थे इन लोगों के पास, तो ये लोग एलिजिबल हैं। रिकॉर्ड डेट आपको पता ही होगा कि अपने डिविडेंड वगैरह भी आता है, तो फिर एक रिकॉर्ड डेट होती है, उससे पहले तक आपके पास अगर शेयर हैं तो उसी का डिविडेंड मिलता है। तो वैसे ही बायबैक के लिए भी है कि रिकॉर्ड डेट से पहले आपके पास अगर शेयर हैं तो फिर आप बायबैक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पहले से शेयर ले लो और अब वो लोग तो पैसा थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं, तो अब आप रिकॉर्ड डेट्स के बाद भी खरीद लोगे तो भी आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
बस इतना ही है और रीड ओनली है, बाकी तो जितना 1-2 पॉइंट दिए हुए हैं अब जाने देंगे उसको। आगे बढ़ते हैं। एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट पूरी तरीके से अपन ने देख लिया, जो भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए होते हैं वही सब है। कैश डिपॉजिट आपने करना है, बैंक गारंटी या फिर डिपॉजिट आप करवा सकते हो ऑफ एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज़, और कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट होता है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑल फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द बायबैक वगैरह करके आप वहाँ पे पैसा जमा करवाते हो और लास्ट में फिर निकाल भी सकते हैं। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर द रेगुलेशन, सच फॉरफिटेड अमाउंट में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज द सिक्योरिटी होल्डर। अगर कुछ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन वगैरह हुआ तो वो अमाउंट इंटरेस्ट वगैरह अपना वो बांट दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज द सिक्योरिटी होल्डर। ठीक है, तो इसको भी अभी जाने देंगे, अपना यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं क्लोजर एंड पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर की। क्लोजर एंड पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर, द कंपनी शैल ओपन अ स्पेशल अकाउंट विद द बैंकर टू एन इशू registered with the SEBI immediately after the date of closure of the offer and deposit therein such sum as would together with 90% of the amount lying in the escrow account make up the entire sum due and payable as consideration for buyback in terms of this regulation, and for these purpose may transfer the funds from the escrow account। आप अपना जो पैसे वगैरह दोगे ना, क्लोजर हो गया, आप अपना पैसे देने भी तो हैं, तो फिर आप एस्क्रो अकाउंट का यूज़ कर सकते हो और लगभग 90% आप यूज़ कर सकते हैं। सच सम एज वुड टुगेदर विद 90%, ठीक है, जो एस्क्रो अकाउंट में होगी वो। द कंपनी शैल कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर रिसीव्ड एंड मेक पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ दोज होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज whose offer has been accepted and return the remaining shares and other specified security to the security holder within 5 working days of the closure of the offer। ठीक है, 5 दिन के अंदर अंदर, क्लोजर ऑफ द ऑफर के 5 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना होगा, और जिसका भी वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया बायबैक तो उनको उसके शेयर्स रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट एंड अदर क्लोजर कंप्लायंसेस। तो ये सब देखो छोटे छोटे से ही हैं, ऊपर ऊपर से देख के खत्म करेंगे इसको। A registrar to an issue or the merchant banker and the secretarial auditor within 15 days of the date of the acceptance of the shares or the other specified securities, उन लोगों को ये करना पड़ेगा। Extinguishing of certificate and other closure compliances, ये सारे पूरे करने हैं। ठीक है, कौन कर रहा है? रजिस्ट्रार टू एन इशू और मर्चेंट बैंकर एंड द सेक्रेटोरियल ऑडिटर विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और जो अपना क्या बोलते हैं, उन लोगों के पास से तो डिस्ट्रॉय करने ही पड़ेंगे 15 दिन के अंदर। फिर है द एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड, द अफोरसेड पीरियड ऑफ 15 days शैल इन नो केस एक्सटेंड बियॉन्ड 7 days एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड। देखते हैं क्या बोल रहे हैं इस पॉइंट में। द कंपनी शैल ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल द सिक्योरिटीज ब्रॉट बैक आर एक्सटिंग्विश्ड विद इन 7 working days ऑफ एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कंपनी को कि 7 दिन के अंदर अंदर अपना सारा एक्सटिंग्विश हो जाए, बायबैक जो भी खरीदा है, बॉट बैक आर एक्सटिंग्विश्ड विद इन 7 working days ऑफ एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड। द अफोरसेड पीरियड ऑफ 15 days शैल इन नो केस एक्सटेंड बियॉन्ड 7 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ बायबैक पीरियड। ठीक है, जो मतलब ये बोला है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको करना है। ठीक है यार, इतना ध्यान इस पे नहीं देंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी शैल फर्निश अ सर्टिफिकेट टू द बोर्ड सर्टिफाइंग कंप्लायंसेस एज द स्पेसिफाइड अबव एंड ड्यूली सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय द रजिस्ट्रार एंड 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वन ऑफ whom शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर वेयर द अदर वन वेयर देयर इज वन। मतलब एक ही है तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर चलेगा, नहीं तो 2 डायरेक्टर की होने चाहिए, 2 डायरेक्टर और रजिस्ट्रार। मर्चेंट बैंकर भी हो सकता है। एंड whenever there is no registrar by the merchant banker। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार नहीं है तो मर्चेंट बैंकर भी हो सकता है। द सेक्रेटोरियल ऑडिटर भी सर्टिफाई करके दे सकता है, सर्टिफाइंग कॉम्प्लायंसेस, और ठीक है, बस सर्टिफिकेट इशू करके दे सकता है। द सर्टिफिकेट शैल बी फर्निश्ड टू द बोर्ड विद इन 7 days ऑफ द एक्सटिंग्विशमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको बोर्ड को यानी कि सेबी को बता देना है एक्सटिंग्विशमेंट और अपना डिस्ट्रॉय कर दिया होगा जब भी आपने सर्टिफिकेट, उसके बाद से। ठीक है, उसके बाद फिर यही है बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो इसमें आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी कर सकते हो और बुक बिल्डिंग प्रोसेस के भी थ्रू कर सकते हो। इसके सिर्फ अपन हेड पॉइंट देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, यहाँ पे तो नहीं है, जहाँ पे था अपन ने देख लिया।
The company shall ensure that at least 75% of the amount embarked for buyback, as specified in the resolution of the board of director or the specified resolution, as the case may be, is utilized for buybacking shares or other specified securities through at least 40% is utilized within the initial half of the special resolution. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे. द कंपनी शैल इंश्योर दैट एटलीस्ट 75% ऑफ द अमाउंट एम्बार्क्ड फॉर बायबैक, मतलब जो भी अमाउंट आई होगी ना उसका 75% एज स्पेसिफाइड इन द रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द स्पेशल रिजोल्यूशन एज द केस में बी, इज यूटिलाइज फॉर बायबैकिंग शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. ठीक है, मतलब देखो बायबैक के लिए अगर अमाउंट है 1 करोड़ तो उसका 75 लाख रुपए आपको उसी पर्पज के लिए यूज करना है फॉर बायबैकिंग शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. एटलीस्ट 40% इज यूटिलाइज विद इन द इनिशियल हाफ ऑफ द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन. ठीक है, अपना उसका भी मतलब 75 लाख का भी 40%, यानी कि जितना भी होता है वो देख लेना, उसका 40% लगभग 30-35 के आसपास होगा. नहीं, ठीक है, देख लेना जितना भी होगा 28 या कुछ पॉइंट में होगा. तो उसका 40% एटलीस्ट इनिशियल हाफ में, जो भी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन रहेगा इनिशियल हाफ में यूटिलाइज हो जाना चाहिए. ठीक है, प्री कंडीशन क्या है देख लेते हैं एक बार. नेशन वाइड टर्मिनल में हो सकता है, ओपन ऑफर की बात हो रही है यहाँ पे. बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट, रिस्पेक्ट इन द फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स shall not be made from the promoters. The buyback of the shares or other specified security shall be made only through the order machine matching mechanism except all or none other matching system. ठीक है जी, इससे ज़्यादा इसमें ध्यान देंगे नहीं अपन. एक बार हेड पॉइंट पढ़ते जाता हूँ और देखते जाना. डिस्क्लोजर फाइलिंग रिक्वायरमेंट एंड टाइमलाइंस ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट 2 वर्किंग डेज है तो खोज कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है और हो जाएगा. ओपनिंग ऑफ द ऑफर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो बायबैक ऑफर शेल ओपन नॉट लेटर देन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट एस एंड सच एंड शेल क्लोज विद इन 6 months, विद इन 66 वर्किंग डेज और विद इन 22 वर्किंग डेज. रीड ओनली है ये सब, जाने देना. सब्सिक्वेंट कंप्लाइंस तो कैंसिल ही कर दो. प्रोसीजर फॉर होल्डिंग ऑफ फिजिकल शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. फिर एस्क्रो अकाउंट वाला वही अपना 100 करोड़ का 25% पहले आपने ट्रांसफर करना है और उसके बाद एस्क्रो अकाउंट का तो पता ही है, उसके बाद फिर बाकी का जो 75% है वो भी ट्रांसफर करना होता है. एक्सटिंग्विशिंग ऑफ सर्टिफिकेट, फिर बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग के थ्रू है तो वो भी अपना रीड ओनली में ही रखना. प्री कंडीशन की बात करें, बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, डिस्क्लोजर और फाइलिंग रिक्वायरमेंट एंड टाइमलाइन और ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट वही अपना 2 वर्किंग डेज. एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है. द कैश कंपोनेंट ऑफ द एस्क्रो अकाउंट मे बी मेंटेन्ड in the interest bearing account. However, the merchant banker shall ensure that the fund should be availed at the time of making payment of the shareholders. Filing with the SEBI, other offer procedure आपको फॉलो करना है जो अपन देख चुके हैं ऑलरेडी. एक्सटिंग्विशिंग ऑफ सर्टिफिकेट फिर हो जाएगा. सिंपल है, एक बार सिर्फ हेड पॉइंट भी पढ़ोगे ना तो अपने आगे की तो चीज़ें पढ़ी हुई हैं अपन ने, जो प्रोसीजर वगैरह सारी देखी थी डिटेल में, तो उसके थ्रू आप ये आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, 1 घंटा लगभग हो गया और अपने सिर्फ थोड़ा सा ही बाकी है, फिर अपन वो देख लेंगे, क्वेश्चंस के साथ एक बार सॉल्व कर लेंगे तो लगभग 1-1.25 घंटे में अपना हो जाएगा. मतलब 1 घंटा पॉइंट 15 मिनट की वीडियो बनेगी और अपन ख़त्म कर देंगे. ठीक है, अब है ना एक ऑब्लिगेशन है फॉर ऑल बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़. क्या है? द कंपनी, द मर्चेंट बैंकर इज इक्वल्स टू जनरल ऑब्लिगेशन फॉर ऑल बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. ठीक है, द कंपनी और मर्चेंट बैंकर को मिला के ये सारी ऑब्लिगेशंस को पालन करना है. ठीक है, दोनों की ये एप्लीकेशन दी हुई है. सबसे पहले एक बार कंपनी की देख लेते हैं, उसके बाद मर्चेंट बैंकर की भी देख लेंगे, उसके बाद फिर अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म करेंगे. ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी शैल इंश्योर दैट पब्लिक अनाउंसमेंट हो रही है बराबर और शैल नॉट कंटेन एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन एंड मस्ट स्टेट दैट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब. फिर the company shall not issue any shares or other specified security including by way of its bonus. अब जब पैसे लिए या मतलब शेयर्स लिए किसी से, अब बोनस के तौर पे वापस थोड़ी दे सकते हो. टिल द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड फॉर द ऑफर मेड अंडर दिस रेगुलेशन. जब तक बायबैक पीरियड खत्म नहीं हो जाता, मतलब एक्सपायरी नहीं हो जाता बायबैक पीरियड का, तब तक आप बोनस इशू नहीं कर सकते. द कंपनी शैल पे द कंसिडरेशन ओनली बाय द वे ऑफ कैश. The company shall not withdraw the offer to buy back after the draft letter of the offer is filed with the SEBI
और पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द ऑफर टू बायबैक इज मेड. ठीक है. द कंपनी शेल नॉट विड्रॉ द ऑफर टू बायबैक आफ्टर द ड्राफ्ट और लेटर ऑफ ऑफर इज फाइल्ड विद द सेबी. वो विड्रॉ नहीं कर सकते बीच में से. द कंपनी शेल नॉट राइज फर्दर कैपिटल फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर. मतलब अभी बायबैक किया और 1 साल के अंदर अंदर आप मार्केट से पैसा लेकर आ रहे हो एफपीओ के थ्रू, तो वो भी नहीं चलेगा. पीरियड ऑफ एक्सपायरी के बाद से ही बोला है ना. ठीक है. मतलब एक्सपायरी हो गई बायबैक पीरियड की, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आप वो नहीं कर सकते, फर्दर कैपिटल इशू नहीं कर सकते. नो पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ बायबैक शैल बी मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी स्कीम ऑफ अमेलगमेशन और कोऑपरेशन. ठीक है. आपका अगर कुछ ये बाकी है अमेलगमेशन कॉम्प्रोमाइज वगैरह, तो फिर आप उसके बीच में नहीं कर सकते बायबैक का अनाउंसमेंट. The particular of the security certificate extinguished and destroyed shall be furnished by the company to the stock exchange. जो आपने destroy वगैरह किया तो आपको within 7 days of the extinguishing of destruction and destruction of the certificate आपको stock exchange को देना पड़ेगा. और the company shall within 2 days of the expiry of the buyback period issue a public advertisement in the national inter alia or disclosing number of shares, price at which the shares जिस प्राइस पे गए, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बायबैक, कितना हम लोगों ने अमाउंट दिया बायबैक में, डिटेल ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर और द कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, जो भी चेंज वगैरह हुआ होगा, तो 2 दिन के अंदर अंदर आपको एक्सपायरी पीरियड के बाद बताना पड़ेगा पब्लिक एडवर्टीजमेंट करके. तो ये थी कंपनी के अपने ऑब्लिगेशन. अब देखते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द मर्चेंट बैंकर क्या है. तो मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर दैट इम्प्लीमेंट हो रहा है प्रॉपरली, द कंपनी इज एबल टू इम्प्लीमेंट, मतलब तरीके से सारी तरीके से ऑब्लिगेशन पूरी हो रही हैं तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो. और टू प्रोविजन रिलेटिंग द एस्क्रो अकाउंट वगैरह का सारी पालन हो रही है. फर्म अरेंजमेंट फुलफिल द ऑब्लिगेशन. पब्लिक अनाउंसमेंट बराबर हो रही है. इज मेड इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेशन. लेटर ऑफ ऑफर हैज़ बीन फाइल्ड टर्म्स एंड ऑफ रेगुलेशन. ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशू हो रहा है कंपनी को और सारी चीज़ें बराबर हो रही हैं. ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर देना है. कंटेंट ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. और जो कंप्लाइंसेस हैं सेक्शन 68, 69, 70 कंपनीज एक्ट के, वो सारे लॉ एंड रूल्स के हिसाब से फॉलो हो रहे हैं. और बराबर इतना ही बोला है. और उसके बाद है द बैंक विद हुम द एस्क्रो और स्पेसिफाइड अमाउंट अमाउंट हैज़ बीन डिपॉजिटेड रिलीज द बैलेंस अमाउंट ऑफ द टू द कंपनी ओनली अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन बाय द कंपनी अंडर द रिजोल्यूशन. ठीक है. अपना जो एस्क्रो अकाउंट में बैलेंस बचा होगा वो तभी वो लोग निकाल सकते हैं जब सारे रेगुलेशन वगैरह कंपनी के सारे फुलफिल कर लिए होंगे. और इसका ध्यान रखेगा कौन? मर्चेंट बैंकर. लास्ट, a final report is submitted to SEBI in the form specified within 15 days from the date of the expiry of the. ठीक है. 15 दिन के अंदर अंदर एक्सपायरी हो जाएगी जब, उसके 15 दिन के अंदर अंदर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है मर्चेंट बैंकर को कि हाँ भैया आप सब कुछ हो गया और आप अब देख लो, हम आपको बता दे रहे हैं कि इतना इतना ये सब है. उसमें रिपोर्ट में सारी चीज़ें ही होंगी डिटेल में, जो अपन ने यहाँ दी थी ना अपना पब्लिक एडवर्टीजमेंट में, तो उसमें से एक कॉपी इन लोगों को भी देनी होती है. तो वो सब रिपोर्ट में अटैच करके सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं. तो इसी के साथ अपन ने चैप्टर तो ख़त्म कर दिया. अब कुछ अपने सम्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कह सकते हो. सम तो खैर नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही है, तो एक बार बात करके ख़त्म करते हैं उसके बारे में भी. द फाइनेंशियल डेटा ऑफ द लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2018 आर एज फॉलो. ठीक है. द फाइनेंशियल डेटा of a listed company as on 31st March 2018 are as follow. Authorized equity shares capital है 1 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच. 1 करोड़ शेयर है 10 ईच, तो 10 करोड़ की होगी टोटल ऑथराइज कैपिटल. और पेड अप इक्विटी कैपिटल है 5 करोड़ का. जनरल रिजर्व है 3 करोड़ के. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पड़ा है 2 करोड़ का. ठीक है. तो बात करते हैं क्या बोल रहे हैं. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी पास्ड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स टू द एक्सटेंड ऑफ 9% ऑफ द कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि अपना बोर्ड रिजोल्यूशन के हो जाएगा. एंड फ्री रिजर्व. यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोजल विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेबी रेगुलेशन. ठीक है जी. देखते हैं क्या बोल रहे हैं. अब ये वाले ना प्रैक्टिस क्वेश्चन है फ्रॉम ओल्ड सिलेबस, मतलब ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ओल्ड सिलेबस में. अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 5 of the SEBI buyback of the securities regulation 2018, the company shall not authorize any buyback whether by way of tender offer or not authorize ठीक है, whether by way of tender offer or open offer market or odd lot unless a special resolution has been passed at the general meeting of the company authorize the buyback. However, special resolution is not required when the buyback is 10% or less of the paid up equity capital
and free reserve of the company, and such buyback has been authorized by the board of director by means of the resolution passed as its meeting and not by the circular resolution. ठीक है जी, सिंपल है, जो अपन ने पूरे चैप्टर में देखा वही है. In the given case, the company desired to buyback of shares to the extent of 9% paid up equity capital and free reserve by the way of passing a board resolution through circulation. However, as per above resolutions, the board resolution should be passed as its meeting and through circulation and not through circulation. Therefore, with reference to the above stated provision, the proposal of buyback is not valid. ठीक है, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप सर्कुलेशन के थ्रू कर रहे हो ना तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा. देखो इन लोगों ने क्या बोला है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी पास रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन ऑफ बायबैक. सर्कुलेशन तो तब चाहिए जब आपका 10% से ज्यादा हो. देखो क्या बोल रहे हैं, buyback where however the special resolution is not required where the buyback is 10% or less of the paid up equity capital and free reserve of the company, and such buyback has been authorized by the board of director by means of resolution passed at its meeting and not by circular resolution. सर्कुलर रिजोल्यूशन के थ्रू किया है तो फिर वैलिड नहीं माना जाएगा. ठीक है जी, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. PQR लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, इज intending to make buyback of its equity shares referring to SEBI buyback resolution और regulations. Explain the following. अब ये 5 मार्क का सम था, 5 मार्क का आंसर था, छोटा सा है. देखो क्या बोल रहे हैं, द मैनर किस प्रकार से आप कर सकते हो, द मैनर ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट इन एस्क्रो अकाउंट कैसे करना है. अब इन लोगों को अपन को जनरली समझाना है कि कैसे क्या होता है, तो इन शॉर्ट आप कैसे समझाओगे, इन शॉर्ट नहीं पर एक्सप्लेन करनी है सारी चीज़ें कि कैसे क्या हो सकती है और कब क्या बोलते हैं आप बायबैक कर सकते हो, कैसे कर सकते हो. द मैनर ऑफ डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इन एस्क्रो अकाउंट आंसर है इसका. अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो उन लोगों ने पूछा द मैनर ऑफ डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इन एस्क्रो अकाउंट कैसे हो सकता है. द कंपनी शेल as and by way of securities for performance of its obligation under the SEBI BB regulation on or before the opening of the offer deposit in an escrow account such sum as specified under the regulation. कितना, the amount in the escrow account shall be deposited in the following manner. आपको पता ही होगा, ये तो अपन जानते ही हैं. कितना, अगर कंसिडरेशन नॉट मोर देन 100 करोड़ है तो फिर 25% ऑफ द कंसिडरेशन पेएबल, या फिर अगर कंसिडरेशन 100 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, कंसिडरेशन 100 करोड़ से ऊपर है तो फिर 25% अप टू 100 करोड़ एंड 10% देयर आफ्टर. मतलब 100 करोड़ तक, 100 करोड़ के ऊपर है और मान लो 110 करोड़ है तो 110 करोड़ का 100 करोड़ का तो 25% आपको पहले रखना ही है, और जितना भी ऊपर है यानी कि 10 करोड़ का 10% आपने और रखना है, यानी कि 1 करोड़ और रखना है परसेंटेज के उसमें. ठीक है, तो ये आपने एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा पैसा. ठीक है, 100 करोड़ कंसिडरेशन नॉट मोर देन 100 करोड़ है तो फिर 25%. अगर कंसिडरेशन 100 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर पहले 100 करोड़ के लिए तो 25% ही है, बाकी का जितना भी पैसा होगा तो उसके लिए 10%. ठीक है, हाउ कैन अ अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर टेंडर हिज शेयर्स फॉर बायबैक. अनरजिस्टर्ड शेयर तो कर ही सकता है अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर, उसको लेकिन सारे ट्रस्ट डीड वगैरह अपने प्रूफ देने पड़ेंगे कि हाँ भैया ये मेरे नाम पे है. द अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर मे ऑल्सो टेंडर हिज शेयर्स फॉर द बायबैक बाय सबमिटिंग द ड्यूली एग्जीक्यूटेड ट्रस्ट डीड फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन हिज नेम अलॉन्ग विद द ऑफर फ्रॉम एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इफ एनी. व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग बायबैक प्रोसेस. क्या है, 1 साल, आपको पता ही है. एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर from the date of the passing of the special resolution passed by the general meeting or the resolution passed by the board of director of the company as the case may be. सिंपल. एक आखिरी छोटा सा है, मतलब है तो 1 पेज का, पर अपन शॉर्ट में ही देखेंगे. देखो क्या बोल रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग विद रीजन विद रेफरेंस टू सेबी बायबैक रिजोल्यूशन वेदर दिस रिजोल्यूशन बायबैक एज पर द प्रोविजन ऑफ द रिजोल्यूशन. मतलब ये जो बायबैक हो रहा है वो बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका आपको रीजन के साथ बताना है. ठीक है, एक बार देख के खत्म करते हैं इसको भी. द कंपनी कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेजेस इट्स ओन शेयर्स थ्रू एनी सब्सिडरी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी. ठीक है, द कंपनी कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स थ्रू एनी सब्सिडरी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी. आपको पढ़ाई है आपने, तो 9 आएगा इसका आंसर. दूसरा, द कंपनी हैज मेड बायबैक ऑफ शेयर्स आउट ऑफ द प्रोसीड्स
ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स, मना ही करा जाएगा। द कंपनी सेक्रेटरी, तीसरा क्वेश्चन है, द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एडवाइज नॉट टू अलाउ the company secretary of the company advised not to allow buyback of shares unless the consequent reduction of the share capital is affected। ठीक है जी, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एडवाइज नॉट टू अलाउ बायबैक ऑफ शेयर्स अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड। अच्छा 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 अच्छा, इसमें ये बोला था ना अपन ने, एक पॉइंट बोला था जो अपन को समझ में नहीं आया था, फिर उसके बाद अपन ने एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करी थी। तो देखो इसको क्या बोल रहे हैं, एक बार ये पढ़ लेते हैं। एज पर द कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स प्रोवाइडेड अंडर द सेबी बायबैक रेगुलेशन अ कंपनी शेल नॉट अलाउ बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इफ इज अफेक्टेड। ठीक है, अब शेयर कैपिटल तो अगर देखो बायबैक हो रहा है तो शेयर कैपिटल तो अफेक्ट होगा ही ना, अपना पैसे हमारे पास शेयर्स आ रहे हैं और शेयर कैपिटल मार्केट में से वो शेयर्स हट रहे हैं। ठीक है, वो शेयर्स हट रहे हैं तो शेयर कैपिटल पे रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये बोला कि ये अगर रिडक्शन नहीं हो रहा है तो फिर अपना मान लेंगे कि बायबैक ही प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो फिर आप सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये होना चाहिए। तो ठीक है, ये बराबर है, कंपनी सेक्रेटरी ने बोला और उसका ये पालन कर रहे हैं तो फिर चलेगा। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज पर द प्रोविजन ऑफ द सेबी बायबैक रेगुलेशन है, बराबर है, सही है। ठीक है, द कंपनी हैज प्रोहिबिटेड The company has prohibited from buyback whose default is remedied and a period of 2 years has lapsed after such default case ceased to submit। ठीक है, तो 2 साल ही हुए हैं तो नहीं चलेगा क्योंकि 3 साल का पीरियड था ना, 3 साल तक का था पीरियड। हाँ दे रहा, देखो द बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ द डिफॉल्ट इज रेमिडेड एंड अ पीरियड ऑफ 3 years हैज लैप्स्ड आफ्टर द डिफॉल्ट। पर यहाँ पे सिर्फ 2 साल ही हुए हैं तो फिर यहाँ पे आपको बायबैक नहीं करने दिया जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिनाइड द ऑफर ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स फॉर 16% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व टू बी मेड फॉर फ्रॉम द ओपन मार्केट। ठीक है, अब 16% के ऊपर है और आप पूछ रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो फिर मना ही करेंगे वो लोग। तो इसके लिए क्या करना है आपने, 16% के ऊपर, मतलब अपना वो है 10% के ऊपर है तो फिर आपको उसके पास से जाना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन के लेना पड़ेगा सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, इसमें भी एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। एज पर द कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बायबैक ऑफ द शेयर्स प्रोवाइडेड अंडर द सेबी बायबैक रेगुलेशन द बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट शैल बी लेस देन 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन बोथ स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिमिट अलग है इसीलिए मैंने इसकी लैंग्वेज पढ़ी थी। सिंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिनाइड द ऑफर of buyback of shares for 16% of the paid up equity capital and share capital, paid up capital and free reserve to be made from the open market, therefore this statement is as per the provision of the SEBI buyback regulation। अब जो अपन ने ओपन मार्केट वाला पॉइंट देखा था ना, एक बार वहां पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ की जो लिमिट है ना वो इन लोगों ने यहाँ पे भी दी नहीं है मेरे हिसाब से तो यार। ठीक है, यहाँ पे ये लिमिट नहीं दी है, पर इतना ध्यान रखो, इस क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि अगर 15% है, अगर ओपन मार्केट के थ्रू आप कर रहे हो ना, तो अगर 15% है आपकी बायबैक की अमाउंट, 15% क्या ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड इक्विटी फ्री इक्विटी शेयर्स, तो फिर आप कर सकते हो बायबैक। एक बार इसकी लैंग्वेज वापस पढ़ते हैं। द बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट शैल बी लेस देन 15% और पेड अप कैपिटल and free reserve of the company based on the both standalone and consolidated fund financial statement of the company since the board of director has denied the offer। ठीक है, यहाँ पे यही बोल दिया कि आप 15% से ज़्यादा ओपन मार्केट में वो नहीं कर सकते, बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है, 15% से ज़्यादा आप ओपन मार्केट के थ्रू कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, इसका पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे बाद में। अभी के फिलहाल के लिए ये वाला थोड़ा सा पॉइंट आप जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आप इसको पढ़ के समझ के छोड़ सकते हो कि हाँ अपना 15% के ऊपर जैसे ही जाएगा, अगर आप ओपन मार्केट के थ्रू कर रहे हो तो फिर डिनाई किया है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिनाई किया है तो सही किया है,
और अगर उन लोगों ने हाँ बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने और 16% है और ओपन मार्केट है तो फिर ये गलत है और अगर मतलब सेबी बायबैक रेगुलेशन के खिलाफ है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन ने ये वाला भी एक खत्म कर दिया रेगुलेशन। एक सिर्फ अपन CIS वाली वीडियो और बना देंगे तो फिर अपना फिर 3 वो बचेंगे चैप्टर, उसकी भी मैं फिर वीडियो जनवरी में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।